एक्चुअली मैंने 2024-25 का डेटा निकाला था पूरे हरियाणा का। जी जी। तो उसमें औसतन 700 डेड बॉडी के करीब जो हैं वो साल में अनआइडेंटिफाई मिल जाती है हमारे को। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट तो आपके माध्यम से सिर्फ ये करूँगा कि कम से कम एक नाम पता लिख के एक पर्ची जेब में डाल लें। उसमें तो कोई खर्चा नहीं होना, कुछ नहीं होना। अपना मोबाइल नंबर या किसी रिश्तेदार का कॉन्टैक्ट नंबर कोई डाल के और जेब में। हिंदुस्तान में अगर सुसाइड का डेटा अगर गूगल करोगे तो लगभग 1.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में हर साल। तो लोग आजकल टेंशन में रहते हैं, घर वालों से अटैचमेंट कम है, और वो ये छोटी सी किसी कभी कोई नुकसान हो गया या कुछ हो गया वो आदमी इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। सहनशीलता की कमी है ये बस एग्जैक्टली। पिछले 1 महीने में 3 बार हम अकेले फरीदाबाद स्टेशन पे 3 बार नशा पकड़ चुके हैं, और 6 किलो, कभी 12 किलो, कभी 15 क्या किलो। होता है ज़्यादा? वो ज़्यादा सुल्फा ज़्यादा चलता है। अभी 2 लड़के मिले हैं, वो दोनों माइनर हैं। अब माइनर को इसमें यूज़ किया जा रहा है कि वही वो जब उनकी निकाली है नाबालिग बच्चों को नशे में, हाँ जी, उनसे तस्करी कराई जा रही है। यस। परंतु मैं हमेशा कहता हूँ, देखो जी, जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई में बड़ी संकट है रोकना। इतना आसान नहीं है सप्लाई रोकना, क्योंकि अब दुनिया भर के पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, फिर भी चल रहा है सारा काम। क्यों? क्योंकि डिमांड है। और डिमांड कैसे ख़त्म होगी? डिमांड ख़त्म कर सकते हैं 2 लोग जब पृथ्वी पे। वो कौन है? माँ और बाप। तो माँ बाप जिम्मेवारी लें कि मेरा बच्चा है भाई, वो मैं उसको जब वो 5वीं 6ठी क्लास में आ गया तब से 12वीं तक उसको इतना पट्टी पढ़ा दूंगा कि वो नशे के नज़दीक नहीं जाएगा। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राजेश चेची। वैसे राजेश कुमार नाम है, लेकिन राजेश चेची के नाम से, चेची साहब के नाम से अपने परिचितों में, पुलिस डिपार्टमेंट में, सब में जाने जाते हैं। तो चेची साहब का नाम आपने सुना होगा, पहले रेवाड़ी में भी ड्यूटी रही है इनकी अलग अलग स्थानों पर। संप्रति जो वर्तमान की बात करें तो फरीदाबाद में इनकी ड्यूटी है, और जीआरपी में इनके पास डीएसपी का दायित्व है। जीआरपी का एक बार हम आपको बता दें, जीआरपी में एसपी स्तर पर जो अधिकारी हैं, एसपी जो हैं वो अंबाला बैठते हैं, पूरे हरियाणा का कामकाज वहाँ से देखते हैं जीआरपी का। तो जो रेलवे पुलिस में दूसरा जो ओहदा होता है वो डीएसपी का होता है, और 3 डीएसपी इस पूरे प्रदेश को संभालते हैं। राजेश चेची के पास 11 जिले हैं जिनका दायित्व इनके पास है। उनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ भी है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, दादरी ये हैं। तो ये बता ही देंगे, खुद इनसे बात करेंगे जो भी इनके पास एरिया है। और रेलवे पुलिस के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर हम बात करेंगे, किस तरह के क्राइम आ रहे हैं और किस तरह की घटनाओं को जो देखते हैं हम। पहले जहर खुरानी के जैसे मामले आते थे, अब हमको पता लगा है उनमें कमी आई है, लेकिन एक नए चैलेंजेस आ रहे हैं, सुसाइड के आ रहे हैं, किस तरह लावारिस शव मिल रहे हैं लगातार, उन सब को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इनकी जो बातचीत हो रही है न्यूज़ फॉर जस्टिस एंड पैरिटी, हमारा जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसके लिए हो रही है, और हम इसको आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखा रहे हैं। आपका इंटरव्यू। राजेश चेची साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो जैसा मैं अभी बता रहा था, अभी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, अभी आपका आज रेवाड़ी कैसे आना हुआ था? दरअसल अभी 4-5 दिन पहले ट्रेन में एक चोरी हुई थी। छोटी मोटी चोरी होती रहती है, पर ये थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग 58-60 लाख रुपए का गहने वगैरह। अच्छा। किसी लेडी के चले गए थे वो ट्रैवल। हाँ जी, वो राजस्थान से दिल्ली के लिए जा रही थी, वो दिल्ली की रहने वाली थी, और वो शादी में शामिल होने जा रही थी। जी जी। तो वो चोरी हो गई थी, तो उसमें वो गैंग पकड़ा था। 2 लड़के हैं, 2 में से एक तो ऐसा जिसके 22-23 मुकदमे हैं पहले, गाजियाबाद, मेरठ में और अम्बाड़ा में, और यहाँ पहली बार पकड़ा गया है। और उसके साथ एक और था, उसके 5-6 मुकदमे। वो 55 साल का है, वो लड़का 28-29 साल का है। तो और तीसरा जो रिसीवर है, जिसने आधा माल तो बरामद हो गया, आधा माल जो बचा हुआ है जिसने ले रखा है, जो गोल्ड स्मिथ है उसने, तो उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी, तो मैं आया। इस वीडियो के अंत में हम चेची साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह भी आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो जीआरपी का जो कार्य क्षेत्र, जैसे गाड़ी के अंदर की चोरी है, रेलवे लाइन पर कोई जो डेड बॉडी मिलती है वो है, वो एक बार जीआरपी का कार्य क्षेत्र क्या है? एक्चुअली जो बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता के जो भी अपराध हैं वो सारे जीआरपी करेगी। उसमें छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी हो। अच्छा, रेलवे एक्ट के जो अपराध हैं उसमें अलग अलग डिवाइड की हुई हैं। जो सीरियस सेक्शंस हैं वो जीआरपी करेगी। जैसे कोई रेल के सामान की चोरी होगी तो आरपीएफ करेगी, परंतु अगर रेल पलट दी या रेल पलटने का प्रयास कर दिया या कोई ऐसी डैमेज कर दी जिससे ट्रेन को खतरा हो सकता था, तो वो फिर हमारे कार्य क्षेत्र। रेलवे लाइन किसी ने पटरी का टुकड़ा चोर लिया
तो वो आगे करेंगे, हाँ। आगे पर काट दी और रेल पलटने की संभावना होगी जी, या कोई नट ढीला तो कर जी दिया आपको तो जी। वो हम करेंगे, हाँ जी, तो हाँ। ये तो इस तरह से आपस में बड़ा स्पष्ट सा एकदम से डिवीजन है काम का जी, जी, जी। बढ़िया। पहले हम जब सफ़र करते थे जहर खुरानी सावधान रहिए, वो क्या तो जहर खुरानी का मामला था और अब किस तरह की स्थिति है? जहर खुरानी के किस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, वो सारा आप बताएँ? हाँ, नहीं अभी अगर वर्तमान में देखा जाए ना, पिछले सवा साल से जैसे मैं अब जीआरपी देख रहा हूँ, जी, जी। तो जहर खुरानी का केस बहुत रेयर है। हमारे एरिया में नहीं है, हरियाणा अच्छा, में अच्छा, नहीं अच्छा। होते हैं इस तरह के। परंतु सामान की चोरी होगी, तो उस जो पैसेंजर है उसका मोबाइल चोरी हो गया, पर्स मेन है यही, पर्स चोरी और मोबाइल चोरी। मोबाइल चोरी। एक गैंग है वो चलता है, वो पैक आपका जो अटैची है या ब्रीफ केस है वो उसमें से चोरी करते हैं, वो अलग गैंग है। उसमें से चोरी वो करी? हाँ, वो अटैची में से आपके सामने ही चोरी कर लेंगे। उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, वो जैसे आपकी अटैची नीचे रखी हुई है, जी, जी। तो उनका एक वो बाकायदा रिज़र्व करवा के चलते हैं। एसी सेकंड में, एसी फर्स्ट में रिज़र्व करवा लेंगे वो टिकट अपनी। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो ऐसे नहीं चलेंगे। और वो या मौके की बात है या वैसे बैठ जाते हैं कई बार। तो उनका तरीका क्या है कि वो आइडिया लगा लेते हैं कि बंदा अब कितना इसके अंदर संभावना है कि इसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ होगी। जी। आपने नीचे रखा है, वो ऐसे स्टाइल से वो पानी-वानी डालेंगे हुँ, कि वहाँ नीचे पानी फैलेगा। हुँ, तो वो कहेंगे जी इसको ऊपर रख देते हैं उठा के। हुँ, ऊपर उन्हीं का एक पैसेंजर दूसरा ऊपर बैठा हुआ है वो। हुँ। वो जैसे आपने ऊपर किया, वो जो चेन आजकल सभी में ज़्यादातर वो वैसे तो लोग होता नहीं, चेन होती है। जी, जी। और वो चेन को तोड़ने का इतना सिंपल सा टेक्निक उन्होंने निकाल रखी है। सिंपल एक पेन से जी, वो जी। उसमें छोटा सा दबाते हैं बीच में से, वो चेन खुल जाएगी कहीं भी। वो डबल साइड होती है चेन। वो खोला, उसमें से जो कुछ पर्स वर्स या कोई वैल्यूएबल चीज़ वो टटोली निकाली और वापस उसको बंद कर देंगे उसी समय। तो आपको घर जाके ही पता चलेगा कि जब बीच में चेक भी नहीं करेगा वारदात वो, होगी। बीच में वो आदमी सोचेगा ऑब्वियसली सिर्फ वो लॉक ब्रीफकेस लगा रखा हुआ है। है, ऊपर से तो लॉक लगा हुआ है हुँ, बिल्कुल, हुँ, हुँ। तो वो दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो वो आदमी वापस थोड़ी देर में बेशक नीचे भी लिया है तो शक नहीं होता, घर जाके पता चलता है कि जी होगी तो कार्रवाई। इस तरह गिरोह सक्रिय है। हाँ, वो जो तो एक सामान बार चोरी हमारे दर्शकों को जो सावधानियाँ जो रखनी चाहिए यात्रा के दौरान, उस बारे में बताएँगे तो आपकी बात को ज़्यादा प्रभाव तरीके से सुनेंगे जो। एग्ज़ैक्टली नहीं, इसमें क्या है वही है, अभी जैसे ये एक तरीका मैंने बताया। जी, जी। कोई भी अननोन आदमी आपके नज़दीक आता है, वो 3-4 की संख्या में होते हैं ताकि भीड़ सी करके आपके आस-पास या तो उतरते टाइम या चढ़ते टाइम वो जेब में से कुछ निकालेंगे या आपके जो ब्रीफ़केस है उसमें से मैंने बताया जैसे चेन तोड़ के वो निकालते हैं। वो सॉरी जो जिप को ढीली करके बीच में जी, पेन जी। फँसा के, तो थोड़ा-सा सावधान रहें। और ख़ास तौर पे सोते टाइम ना लेडीज़ अक्सर पर्स, ये वाली जो वारदात है जो 60 लाख रुपए का ऑर्नामेंट्स वो रख के और सो रही हैं वहाँ पे। तो हमारी ज़िम्मेवारी है प्रोटेक्ट करने की, परंतु उसमें मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इतने वैल्यूएबल चीज़ अगर लेके चल रहे हैं तो थोड़ा-सा सचेत रहें सजग कि रहें, घर के सचेत 4 रहें। मेंबर हैं तो एक आदमी तो कम से कम वो थोड़ा इतनी चौकीदारी ज़रूरी है। अवेयर रहे थोड़ा-सा, तो उसमें वो जो है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली बात है जी। जी, अब ये पकड़े तो गए, रिकवरी भी तो 40-50% तो लगभग होगी है, बाकी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जी, उनमें जी। से एक जो मुलजिम है जिसके खिलाफ पहले ही 22-23 मुकदमे हैं, वो जुआ खेलता है। अब जी। उसने वो जुए-वुए में कहीं ऑनलाइन उसमें वो लगा दिए पैसे। अब वो देख तो कितना रिकवर हो पाता है, तो जी, जी। नुकसान हो गया जी। चेची साहब एक आम तौर पर जो डेड बॉडी मिलने की बात आती है जो, तो हरियाणा में रेलवे के सामने एक बड़ा चैलेंजेज है आइडेंटिटी का, डेड बॉडी मिला। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी डेड बॉडी जो मिल जाती है साल भर में या प्रतिदिन एवरेज क्या मिलता है? एक्चुअली मैंने 2024-25 का डेटा निकाला था पूरे हरियाणा का, जी, जी। तो उसमें औसतन 700 डेड बॉडी के करीब जो हैं वो साल में अनआइडेंटिफाई मिल जाती है हमारे को। ऐसा? जो आइडेंटिफाई तो अलग? आइडेंटिफाई अलग है, जो पहचान जिनकी हो जाती है वो अलग है और जिनकी पहचान नहीं होती। हालांकि ये जो नंबर है ना, ये आज से 10 साल पहले देखा जाएगा तो ये 2 गुना या 3 गुना था। मतलब कम हुआ है। अब कम हुआ है इतना, लेकिन 700 भी बड़ी संख्या बहुत है संख्या वैसे। है जी। तो उसमें बंदा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, और ये क्या पता नहीं इंसिडेंस है कि वो जब भी कभी मरता है कोई आदमी, रेयर ही उसकी जेब में कोई आधार कार्ड या फ़ोन नंबर या कोई मिलेगा। तो मैं आप घर से निकले हुए कई बार मिलते हैं बुजुर्ग बिल्कुल, जी, जी। या जो बैगर टाइप या बाबा टाइप, जी। चलो भाई वो मर गया तो देखा जाए है तो नुकसान, पर फिर भी चलो घर परिवार को इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर किसी का 25 साल जवान का, जी, जी। 20 साल का बंदा, कोई उड़ीसा, बंगाल, बिहार कहीं से भी आकर वो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या किसी कारण से मर गया वो, और वो आइडेंटिफाई हो नहीं रहा, वो परिवार तो 50 साल तक वेट करेगा उसकी। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट तो आपके माध्यम से सिर्फ ये करूँगा कि कम से कम एक नाम पता लिख के एक पर्ची जेब में डाल लें। उसमें तो कोई खर्चा नहीं होना, कुछ नहीं होना। अपना मोबाइल नंबर या किसी रिश्तेदार का कॉन्टैक्ट नंबर कोई डाल के और जेब ये में हमेशा रखें। इसलिए कही जा रही है बात
कि आप जब भी सफ़र करें रेलवे में, बस में, मतलब कहीं भी आपको जाना है तो अपनी आइडेंटिटी ज़रूर आपके पास रहे, ताकि कई बार आपके साथ हादसा हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी पहचान तो हो, आपके परिजनों को, आपके स्वजनों को सूचित किया जा सके जो। तो जो ये अननोन मिलती है, इनमें से कितना % जो हम इनको सर्च आउट कर पाते हैं पहचान? बहुत ही कम है। महीना जो दो लोकल हो जाता है ना जी, जैसे जी, जी। हरियाणा का ही हो गया, जी, जी। वो तो हमने जैसे ग्रुप बनाए हुए हैं हर जी। एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, जी, जी। अपने उनके सीआरओ का और हमारा पुलिस का एसएचओ का, सबका एक ग्रुप है, मैं भी हूँ उसमें। तो वो भी डालते हैं उस ग्रुप में, जो लावारिस डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है वो भी डालते हैं, हम भी डालते हैं। तो उसमें तो लगभग सी ट्रेस हो जाती हैं जो हरियाणा स्टेट की हैं, जी, जी। परंतु आउट ऑफ स्टेट की में दिक्कत आती है, नहीं हो पा रही ट्रेस। चलिए, जिनकी जो आइडेंटिटी नहीं हो पाती उनको छोड़ करके, जिनकी आइडेंटिटी हो पाती वो भी इससे दुगनी होगी संख्या, या इतनी होगी? लगभग इतनी ही है। लगभग इतनी है। तो उनमें किस तरह के केसेस होते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका, युवा या बुजुर्ग, किस तरह के होते हैं? ये तो रेयर ही आते हैं जी, प्रेमी प्रेमिका वाले तो बहुत रेयर आते हैं। अच्छा। इसमें दो किस तरह टाइप के के आते हैं? हैं, दो तरह के हैं जी, या तो एक्सीडेंटल डेथ है या जी, जी। सुसाइडल डेथ है। जी, जी। तो सुसाइडल डेथ में तो आइडेंटिफाई भी हो ही जाता है तो आदमी, रीजन क्योंकि क्या या तो होता है? कई बार पर्ची वर्ची जेब में रख के मरते हैं। अक्सर जी, तो जी। लोग सुसाइड नोट साथ लेके मरते हैं, जी, जी। तो वो तो ऑटोमेटिक है कि वो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। और सुसाइड करने वाला आदमी दूसरी स्टेट से आके यहाँ सुसाइड करे, बहुत कम होता है ऐसा। जी, जी। वो लोकली आदमी वो डिप्रेशन में आ गया या किसी टेंशन में है, एग्रेशन में है, कैसे भी वो आके और मर जाता है, तो वो तो आइडेंटिफाई हो जाता है सुसाइड का। हालांकि हिंदुस्तान में अगर सुसाइड का डेटा अगर गूगल करोगे तो लगभग 1.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में हर साल। तो बहुत लगभग इतने ही एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या, जी, जी। रेल में नहीं, ओवरऑल रोड Overall, एक्सीडेंट्स overall, हाँ। रोड एक्सीडेंट्स की जी, बता जी। रहा हूँ मैं, तो संख्या बहुत है। तो लोग आजकल टेंशन में रहते हैं, घर वालों से अटैचमेंट कम है, और वो ये छोटी सी किसी कभी कोई नुकसान हो गया या कुछ हो गया, वो आदमी इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। सहनशीलता की कमी आ ये रही बस एग्जैक्टली यूथ में भी। जो, हाँ, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से एक बार मिली है, इसको तो जिए। कितना बड़े से बड़े आदमी हो, कोई अमीर से अमीर आदमी जितना पूरे वर्ल्ड का, जी, जी। उससे भी पूछोगे तो वो एक दो कमी अपनी बता देगा, मेरे जी, जीवन में ये जी, कमी है, चाहे वो हेल्थ की हो, फाइनेंस, कोई और कमी हो, परिवार की हो। और बिल्कुल गरीब आदमी से पूछोगे, वो भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ उसके पास भी होगी। जो भिखारी है उसके पास भी पूछोगे तो कुछ पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसके है, होगा। खुद के हाथ में कैसा एग्जैक्टली। है। तो आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाके पॉजिटिविटी तरफ जाएं और जिए जीवन को। जी। थोड़ा संघर्ष तो है ही। चेची साहब, जीवन की जब बात करें, जीने की, जो नशा है वो आजकल यूथ में, आप पहले पुलिस डिपार्टमेंट में, दूसरी जगह भी मुख्य धारा की भी जो पुलिसिंग है उसमें भी सेवाएं दे चुके हैं, नशा है वो घर कर रहा है यूथ में। पंजाब की तरह हरियाणा में भी थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। हालांकि अब कंट्रोल हुआ है कुछ समय से, मैं ये स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन रेलवे के साथ भी इस तरह की है कि नशे वगैरह कुछ बरामदगी होती है इस तरह की? बिल्कुल होती है जी। पिछले 1 महीने में 3 बार हम अकेले फरीदाबाद स्टेशन पे 3 बार नशा पकड़ चुके हैं, और 6 किलो, कभी 12 किलो, कभी 15 क्या किलो। होता है ज्यादा? वो ज़्यादा सुल्फा ज़्यादा चलता है जी। सुल्फा? गांजा और सुल्फा अच्छा। दो ही चीज़ हैं जो इस रूट पे आते हैं। जी, जी। तो वो ये तो आइडेंटिफाई हुआ होगा किस राज्य से आते हैं? हाँ, वो पक्का ये भी पता चल गया। और बिहार से आए थे वो तो तीनों ही, जी, जी। और तीनों ही वो थे सिर्फ एजेंट टाइप जो है ना, जो जी, सिर्फ जी। उसको पहुंचाने का काम है। उसको ये नहीं पता किसने दिया है, वो कोई थर्ड पर्सन था, मीडिएटर। आगे जिसको डिलीवर करवाना है उसका उसको नहीं पता, उसको मुख्य सिर्फ कड़ी तक नहीं पहुंच पाती फोन पे पुलिस? नहीं, वो प्रयास चल रहा है अभी, जी, और जी। पहुंचे भी गए। उसमें जैसे सामने वाला भी वही है, जी, जी। एक तो बल्कि अभी 2 लड़के मिले हैं, वो दोनों माइनर हैं। अब माइनर को इसमें यूज किया जा रहा है कि वही वो जब उनकी वो निकाली है नाबालिग बच्चों को नशे के उसमें, नशे में। हाँ जी, उनसे हाँ, तस्करी कराई जा रही है। यस। वो अभी उनका वेरीफाई करवाइए डेट ऑफ बर्थ, तो गांव में वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई आंगनबाड़ी के रिकॉर्ड में नहीं, पर स्कूल से जो रिकॉर्ड मिला है उसके मुताबिक वो दोनों नाबालिग मिले हैं। जी, जी। बाकी प्रोसेस अभी तो हम जैसे इस विषय में जो पुलिस का जो दायित्व है, सामाजिक दायित्व, कोई अवेयरनेस का या कुछ इस तरह का भी होता है? या देखो, वो दूसरा मैं डिपार्टमेंट बताऊँ, नहीं ऐसा नहीं है, वैसे तो बाकी सब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, परंतु पुलिस विशेष रूप से डिटेक्शन का काम है जी, प्रिवेंशन का और डिटेक्शन का। जी, जी। पर साथ में पुलिस प्रचार और उसमें भी लगी हुई है, अवेयरनेस में भी लगी हुई है। जी। परंतु मैं हमेशा कहता हूँ, देखो जी, जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई में बड़ी संकट है रोकना। जी, जी। इतना आसान नहीं है सप्लाई रोकना, क्योंकि अब दुनिया भर के पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, फिर भी चल रहा है सारा काम। क्यों? क्योंकि डिमांड है। और डिमांड कैसे खत्म होगी? डिमांड खत्म कर सकते हैं 2 लोग जब पृथ्वी पे, वो कौन है? माँ और बाप। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को मैंने पैदा करे हैं, तो मेरी जिम्मेवारी है मैं उनको संस्कार दूँ कि वो नशे तक जाएं ही ना।
आप अपने बच्चों को संभाल लो, तो ये अपने आप पूरा समाज में डिमांड खत्म हो जाएगी। जी जी। तो ये सारी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन उनकी ठीक है, सारी है, परंतु घर में भी जिम्मेवारी जब तक माँ बाप नहीं लेंगे ना भाई साहब, तो माँ बाप जिम्मेवारी लें कि मेरा बच्चा है भाई, वो मैं उसको जब वो 5वीं 6ठी क्लास में आ गया तब से 12वीं तक उसको इतना पट्टी पढ़ा दूंगा कि वो नशे के नज़दीक नहीं जाएगा। उसके दिमाग में टीचर्स की भी जिम्मेवारी है कि उस चीज़ को बच्चे को लेके चलें। मैं अक्सर स्कूल्स में जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को एक बार अगर तुमने शुरुआत कर दी, ट्रायल के लिए कहीं से भी मिल गया, मैं सिरसा रहा हूँ वैसे 2 साल, तो मैंने वहाँ देखा है क्या करते हैं। जैसे गांव में एक आदमी ने नशा सीख लिया, अब उसको पहले 50 रुपये चाहिए, फिर 100 रुपये, धीरे धीरे उसको 1000 रुपये तक की उसको ज़रूरत है रोजाना। वो लेके कहाँ से आएगा? चोरी वोरी, घर का सामान बिक गया और कुछ है नहीं, पड़ोस में चोरी करेगा तो पीटेंगे। तो उन्होंने तरीका निकाल लिया क्या कि अपने यार दोस्तों को 2 को पटा के कहता ले देख यार तू जन्नत क्या हो जाएगा, मज़े करेगा। 1-2 दिन 3 दिन उनको फ्री में करवाता है अपने पैसे से। 2-3 दिन में वो एडिक्शन आ जाएगी उसके अंदर, फिर वो बच्चा कहेगा यार दे, फिर उससे पैसे लेना शुरू कर देता है। तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह एक ने 2 ग्राहक बना लिए, उन 2 को फिर 2-2 चाहिए आगे, वो धीरे धीरे वो फैलता है पूरे गांव में फिर वो। तो अगर वो आप फर्स्ट स्टेप पे अगर रोक पाए बच्चे को हम, तो वो जाएगा नहीं फिर वो। नहीं तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अवेयरनेस टीचर लेवल पे फैले, माँ बाप फैलाएं। चलिए, आपने काफ़ी काम की जानकारी दी है। अब हम चेची साहब से कुछ अनुभव सेवा काल के ऐसे जानना चाहेंगे कि जब जैसे लगा हो कि जो बड़ा चैलेंजिंग था, इस मामले को सुलझाया तो ये निकला, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो शुरू में बिल्कुल ब्लाइंड रहा हो जो पूरा केस, और फिर सुलझाया गया हो, ऐसे कोई एक आध एग्जाम्पल आपकी निगाह में हो तो आप बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा कि किस तरह पुलिस काम करती है, किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई और किस तरह लक्ष्य तक पहुंचे, अपराधी को पकड़ा गया किस तरह। असल में चौंकाने वाला कोई इस तरह बहुत का अच्छा कोई क्वेश्चन है महेश जी। मैं दरअसल मैं क्राइम में ज़्यादा रहा हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर भी रहा हूँ गुड़गांव में, इंस्पेक्टर भी रहा हूँ गुड़गांव भी, फरीदाबाद भी क्राइम ब्रांच में, हाँ, और ACP भी रहा हूँ। तो क्राइम में आपको रहोगे तो, हालांकि मैंने डेपुटेशंस देखो IB में काटी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ, जो स्टेट में जो पुलिसिंग है उसमें तो बहुत अपने CID, स्टेट क्राइम और सब जगह रहा हूँ, पर UN का एक्सपोजर भी रहा एक साथ। तो इतना व्यापक अनुभव है, तो वो जो आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सुबह से लेके शाम तक मैं आप छोटे से बड़े तक ऐसे 100 किस्से सुना दूंगा के मतलब बिल्कुल मतलब आउट ऑफ बिल्कुल ब्लाइंड और कहीं कुछ मैं नहीं। तो सारी किस्तों में दिखा दूंगा। आज 2-3 किस्से तो बता ही दीजिए। मैं 2-3 बताता हूँ। मैं एक लड़की का किस्सा फरीदाबाद का बताता हूँ। मैं था ACP क्राइम, वहाँ एक लड़की ऑफिस से जा रही थी वापस घर पे अपने शाम के टाइम, मैं ACP क्राइम था। तो उस लड़की को किडनैप कर लिया, फिर रेप हुआ उसका, रेप करके उसको छोड़ के चले गए, और बस कोई नंबर नहीं, कोई थे कहाँ के थे क्या थे, सिर्फ आ गए काले रंग की स्कॉर्पियो थी, बस इतनी सूचना थी भी काली स्कॉर्पियो है। अब सारे CCTV, तब ये 10 एक साल पहले कैमरे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो नहीं कोई क्लू लगा उसमें। फिर हम लगे रहे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खंगाली, कहीं उसका सर्विस का रिकॉर्ड महिंद्रा की एजेंसियों पे कोई इस तरह की काली आज स्कॉर्पियो कितनी हुई है सर्विस, मतलब और जो टेक्निकल पुलिसिंग जो नहीं बतानी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मतलब करते करते, और वो निकले कहाँ, मेवात के लड़के निकले, उसमें एक दो दोनों ही थे, हिंदू भी थे मुस्लिम थे, वो आए थे गाड़ी की सर्विस करवाने, और रियल, क्योंकि आपको रेप के केसेस ओरिजिनल बहुत मतलब मुश्किल से मिलते हैं, हाँ, मुश्किल से मिलते हैं कि भाई किडनैप किया और ओरिजिनल ना जान ना पहचान ना कुछ उसके साथ करके, और फिर वो आइडेंटिफाई हुए, और वहाँ कम से कम हफ्ता फील्डिंग लगा के रखी क्योंकि वो जगह छोड़ चुके थे। फिर वो राजस्थान में कोई कबड्डी का दंगल था, वहाँ 2 हाथ आए, फिर बाकी के 2 बाद में पकड़े, और वो फिर वो ट्रेस हुआ। तो उसमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली लोगों की तरफ से कि 3-4 दिन में आपने ट्रेस तो कर ही लिया था, पकड़ने में हफ्ता, हाँ, बड़ा हाईलाइट हुआ। ये बात होंगी 14-15 के आसपास। हाँ जी, तो इस तरह पकड़े गए, तो वो फिर वो पकड़े गए थे। बहुत ऐसे, एक बार एक बुजुर्ग थे, मैं गुड़गांव में सब इंस्पेक्टर था जब क्राइम ब्रांच में, एक बुजुर्ग थे, वो रात को 11-12 बजे कंसर्न एक SHO के फ़ोन आया कि जी कोई बुजुर्ग गायब होगी। कितनी उम्र है? 72 साल। तो मैं कहा बुजुर्ग आदमी यार कहीं चला गया होगा, तो कह रहे जी लोकेशन निकाल दो। तब वो काम ये साइबर वाला मैं ही करता था सारा, हालांकि मैं क्राइम ब्रांच इंचार्ज था, तो मैंने भी थोड़ा लाइटली लिया। थोड़ी देर में उसका फिर एक फ़ोन आया, कह रहे जी अगर हो जाए तो देख लो रात को। उस समय हाँ, उस समय कम मिलते थे ये, तो मैंने उसकी लोकेशन निकाली, तो उसकी लोकेशन आई
भरतपुर, मतलब ये राजस्थान नेटवर्क में चला गया वो फ़ोन। जो एयरटेल हरियाणा के जो थे उस समय के नोडल अफसर, उन्होंने बताया कि रात को शाम को 7:30 बजे उनका फ़ोन राजस्थान के नेटवर्क में चला गया, इधर धारवाड़ा साइड से। तो हमने फिर नहीं, धारवाड़ा नहीं, उधर से कहीं और से, तो मतलब दूसरी साइड से हाँ चले गया। अपहरण की आशंका होगी। फिर हो गया कि इसका मतलब 7:30 बजे ये इसका मतलब क्रॉस करके राजस्थान में चले गए, तो मामला गड़बड़ है कुछ। फिर हमने राजस्थान के वोडाफोन राजस्थान से संपर्क किया रात को 12:30 बजे 1 के बीच में। तो उन्होंने बताया कि रात को भरतपुर में एक कस्बा है वैर, के वैर में आके 10:30 बजे लोकेशन फिर बंद हो गया, उसके बाद फ़ोन, उसके बाद काम ही नहीं पता। तो हम तभी मैं निकल लिया अपनी टीम लेके, एक प्राइवेट गाड़ी और एक सरकारी गाड़ी में, और जो मरने वाले थे उनके 2 लड़के थे जवान, वो भी साथ ले लिए हमने कि भाई देखते हैं वहाँ वैर में तलाश करते हैं। वहाँ गए तो जब वैर से 2-1 किलोमीटर पहले उनके घर से फ़ोन आ गया कि भाई वो आ जाओ, डेड बॉडी यहीं मिल गई गुड़गांव में, एक फार्म हाउस में से गायब हुए थे वो। अच्छा कि डेड बॉडी यहीं मिल गई गुड़गांव में। तो रोए पिटने लग गए बेचारे वो। तो वो कह रहे जी अब हमें क्या करना है, क्योंकि एक जिप्सी भी और फ़ोन दोनों चीज़ गायब थे, क्योंकि जिप्सी में थे वो, अपनी पर्सनल जिप्सी। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा जी अब चलो वापस, जी हमें उससे क्या लेना देना, जिप्सी से एयरफोन से, हमारे फादर तो वहीं मिल गए फार्म हाउस में ही। तो मैं कहा यार आ तो गए, तुम चले जाओ, मैं एक बंदा साथ भेज देता हूँ तुम्हारे, और मैं अब आ तो गया, यहाँ घूमते हैं थोड़ा सा। तो जब हम थाने में गए, थाने वाले बोले जी हमारे पर रात को इन्फॉर्मेशन आ गई थी वहाँ लोकल, मतलब आपके थाने से, कि भाई यहाँ बंद हुई है तो कहीं सर्च करो। तो हम तो पूरी रात से कर रहे थे सर्च, यहाँ नहीं आई गाड़ी कोई भी, तो आप नाश्ता कर लो फिर देखना। मगर नाश्ता बाद में करेंगे, पहले यार आए हैं तो घूमते हैं थोड़ा सा। मैं निकला, वो जब इत्तेफाक जब होना हो ना कुछ, कि भाई अब 2 रोड फट रहे हैं यार, लेफ्ट पे चल, आगे फिर 2 फट रहे हैं यार, राइट में चल। अब की बात करते करते एक गाँव में गए तो वो जिप्सी सामने से आने लग रही, वही जिप्सी। अच्छा हाँ, तो उसके गाड़ी का आगे गाड़ी चला दी, गाँव की गली थी, इधर तो जा नहीं सकती, और हम सिविल में थे, सिविल गाड़ी में थे, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था बंदा कौन है। कहने का मतलब वो वहाँ से वो ट्रेस हुआ मामला, वो जो लड़का वहाँ था उनको मार के वहीं डाल आया था, और वो जिप्सी लेके भाग गया था, और वो उस समय उसको आगरा ले जा रहा था जिप्सी को कटवाने के लिए। तो अब वो अगर रात थोड़ा सा लेट हो जाए, हाँ, अगर वो थोड़ा सा ढीला, मतलब रात को ही एक्शन ना होता, वो तो सुबह 7 बजे तक तो हो ही लिया था सारा काम। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेस करना भी। जो तो मतलब पुलिस का जो है तेजी दिखाना भी कई बार जो अपराध की जड़ तक पहुंच जाता है जल्दी कर रहे थे। ये है, तो इस तरह से बहुत हैं किस्से साहब, सुबह से शाम तक। हाँ गया। आपने चेची साहब के किस्से भी सुने हैं, चेची साहब की कार्यप्रणाली को, पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा, समझा, सुना है, और जिस दिन दोबारा रेवाड़ी आएंगे तो इनसे किस्सों की पूरी किस्त जो है वो आपको सुनवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। अब एक बार आपको 4 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेची साहब ने, जीआरपी के रेवाड़ी से जुड़े मुद्दे को लेकर के, वह पूरा मामला आपको सुनवाते हैं, कैसे क्या कुछ हुआ था। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था, और एसी 2nd क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी, और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे, लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे पुलिस के पास उन्होंने जाके जहाँ उतरी वहाँ से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में, तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंस पाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंस पाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब आप पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला है यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है, 45 से 48 हज़ार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज़्यादा बड़ी चोरी हो गई थी, उसमें आधे से ज़्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली इसकी वारदात हैं वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा, उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं, 2-3 दफ़ा पहले खाली जा चुके, कुछ नहीं मिला था। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंसिपाल, इसने जो माल जो दे रखा था, वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में,
उसको दिया हुआ था, तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। किस तरह की इन दोनों की पृष्ठभूमि थी, किस तरह ये वारदात को अंजाम देते थे? असल में क्या है, पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का ना सब्जी का काम करता था पहले, जो प्रिंसिपाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के, और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल बेच दिया। इसने 3,000 रुपये में लिया और 7,000 रुपये में बेच दिया। तो इसने देखा तो एकदम 4,000 रुपये बच गए, रोज 100, 200, 400 रुपये कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उससे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के। फिर इसने जब निकल के आया बाहर जमानत हो के बाद, तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियां शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके GRP के ही है, सारे रेल में ही करता है वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहा है। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला है इसको, वो अब की बार ही मिला था। और वो फॉर्चुनेटली ये तुरंत पकड़े गए। महिला रहने वाली दिल्ली की है जी। क्या नाम? जिसका महिला का नाम सरिता राठी, दिल्ली में रहते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड, जो इसका फादर तो प्रिंसिपल का फादर तो करता है मजदूरी, जो कि इसकी उम्र खुद की 29 साल है। फादर अभी मजदूरी करता है। और ये भाई हैं, 3 भाई हैं ये। बाकी भाई भी वो अपना कोई छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और बड़ा भाई भी मजदूरी करता है। और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है परिवार की मतलब। और जो ये रमेश त्यागी है, ये पहले फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, 10-15 साल किया भी है इसने। फिर इसने इन दोनों की मुलाकात हुई है, तो इसने ये काम शुरू करा। दोनों ने पहले सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से अम्बाड़ा की तरफ जाते टाइम इनकी मुलाकात हुई ट्रेन में, और फिर ये भी इसी काम में लग गया। इसकी वाइफ जो है रमेश पाल की उम्र अच्छी हो रही है, इसकी 54 साल एज है। इसका एक बेटा है, वो भी जॉब करता है किसी फाइनेंस कंपनी में। इसकी बेटी है, वो किसी मॉल में जॉब करती है। जो इसकी वाइफ है, किसी स्कूल में पानी वानी पिलाने का PN का काम करती है। वही दिल्ली में ही रहते हैं। रहने वाला ये बागपत का है, रहता है अभी फिलहाल दिल्ली में। महिला के साथ जिस तरह की वारदात रेवाड़ी स्टेशन से, ये कैसे वारदात को अंजाम दिया? जिस तरह से ये शादी में जा रही थी, किस तरह? एक्चुअली में क्या है, ये ट्रेन में घूमते रहते हैं और रात को करते हैं ज्यादातर। इन्हें देखा कि जब कोई बंदा फोन चार्जिंग पे लगा के रखा हुआ है तो चार्जिंग का उठाएंगे, रजिस्ट नहीं करेंगे। अगर जागता मिल गए सब लोग तो ये नहीं करेंगे। तो ये बता रहा है जी, उस दिन उस AC सेकंड में इनको TT नजर नहीं आया कहीं भी, ना वो जो अटेंडेंट होते हैं वो कोई दिखा। तो इन्हें देखा सही है, तो 1-2 चक्कर मारे। वो लेडी सोई हुई थी और पर्स रखा हुआ था वहाँ पे, पर्स उठा लेंगे। आजकल इतना महंगा हो रहा है सोना, वो 10 तोड़े भी हो गया तो हो गया फिर वो सारा काम इस तरह का। हाँ, लगभग 60 लाख का माल था वो। जिस तरह रेवाड़ी आया था, रेवाड़ी में वारदात को अंजाम दे रहा, किस तरह पकड़ा गया, कैसे? ये ऐसा हुआ, फिर SHO साहब ने और इनकी टीम ने जब अपने कुछ CCTV फुटेज वगैरह खंगाली तो थोड़ा बहुत शक हुआ। फिर इन्फॉर्मर ने एक सूचना दी कि वो आज फिर आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली किसी वारदात के लिए आए थे। तो यार्ड में पकड़े गए दोनों फिर ये। और जब पूछताछ हुई तो वो सबूत सारा स्वीकार कर लिया उन्होंने और बरामद हो गया। माल उसमें लगभग 30 लाख का बरामद हो गया। जो 1.5 लाख की चोरी उसी दिन इसने अकेले ने जो की थी, उसमें भी लगभग 48,000 का माल उसमें बरामद हो गया। और जो सुनार जिसने ले रखे थे वो लड़का छोटा, ये 24 साल का है, विश्वास है। उसकी फैमिली में उसकी बहन खुद डॉक्टर है। हालांकि वो सुनार का वो तो दुकान करता है वैसे। तो वो कह रहा है जी इसने मेरे को बताया नहीं चोरी है, पर वो क्योंकि उसने कम पैसे में ले रखा है, वो उसका वो लॉजिकल रही है वो बातें उसकी। तो उसने वो चोरी का माल जो लिया है, वो उसकी एक बहन डॉक्टर है, अभी वो गाइनो में वो कर रही है PG। उसका एक छोटा भाई है, वो भी डॉक्टर, अभी MBBS फर्स्ट ईयर में है। और ये 3-1 साल से ये दुकान करता है। तो सर, रेलवे में लगातार चोरी की जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आम यात्रियों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चोरियां की घटना? देखो वरना वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि RPF और सब GRP लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में, सुरक्षा में, परंतु फिर भी थोड़ा सा खुद को सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक वो है ना, एक जो नींद है, वो सबको पता है नींद अस्थायी मौत है और मौत स्थायी नींद है, जैसा बताते हैं आध्यात्मिक हिसाब से। तो अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय वो गाड़ी का वो जो एक इस तरह का सिस्टम बनता है, लॉरी वाला सिस्टम, के गहरी नींद में चला जाता है आदमी। तो उस समय कई बार तो लोगों की जेबों में से भी मोबाइल निकल जाते हैं, क्योंकि वो हिलती तो रहती है ट्रेन थोड़ी थोड़ी। वो जो चोर है वो हिलते हिलते ही उसके हाथ डालता है, पर्स या वो निकाल ले जाता है। दोस्तों, आपने चेची साहब का साक्षात्कार भी सुना है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। अपराधियों को पकड़ने के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।